नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संचार, जनसंचार इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। संचार। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ चलना होता है। संचार में चर धातु से इसकी व्युत्पत्ति है और जिसका अर्थ होता है चलना। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। अब संचार क्या है? संचार दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करना, ये संचार है। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप तक जा रही है, आप जो बोलो वो मेरे तक आ जाए, ये भी संचार। संचार कई मामलों में, जनसंचार कई मामलों में संचार से अन्य रूपों से अलग है। अब ये कैसे कैसे वो आगे चर्चा करेंगे। जनसंचार शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने के काम भी आता है या काम करता है। जनसंचार, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था आरपीएससी में कि जनसंचार का कौन सा काम होता है। तो शिक्षा, मनोरंजन ये तो है ही है। एजेंडा तय करने का काम किसका? संचार का या जनसंचार का? तो ये ध्यान रखें, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए तो अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इसके बाद में जनसंचार का लोगों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जनसंचार का लोगों पर प्रभाव पड़ता है। पूछ लेते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। संचार संदेशों का आदान प्रदान है तथा यह जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित रहेगा संचार करता रहेगा, और अगर संचार उसका खत्म हो गया इसका मतलब है मृत्यु। संचार खत्म होने का अर्थ होता है मृत्यु, माने जीवन पर्यंत संचार चलता है। वैसे प्रकृति के सभी जीव संचार करते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, सभी संचार करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन मनुष्य की संचार क्षमता करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर और सबसे अलग मानी जाती है, इसलिए इसका महत्व है। यहाँ तक कि एक दुग्धमुहा बच्चा, दुग्धमुहा मतलब दूध पीने वाला बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह भी रो रो करके माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो रो रो करके माँ का ध्यान अपनी ओर खींचना, ये भी संचार। सभ्यता के विकास की कहानी संचार के विकास की कहानी है। संचार करते समय वास्तव में हमें अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटने का काम करते हैं या बांटते हैं। संचार अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है, ये महत्वपूर्ण बात है। संचार है वो क्या है? अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जो बोलने वाला होता है उससे इसकी शुरुआत होती है। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को ही आप लोगों तक दे रहा हूँ, भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह है। जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये एक कूट चिन्ह है। जैसे का, कै, की, त्र, ये वगैरह जो लिखे हुए हैं सब क्या है? कूट चिन्ह है। अपने संदेशों को उस भाषा में कूटीकृत है और इसको हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये 10वीं, 11वीं, 12वीं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है? तो एनकोडिंग क्या है? जो ये चैप्टर लिखा गया है, जो अभी आप देख रहे हो, ये मेरी तरफ से एनकोडिंग है और आप इस चीज़ को समझ रहे हो, ये आपके लिए डिकोडिंग है। जैसे मैंने ये लिखा, ये कोई शब्द लिखा है और आपने इस शब्द को समझ लिया, माने भाषा, मैंने भी भाषा लिखा और आपने भी भाषा इसको पढ़ लिया। तो आपने जो पढ़ा वो क्या है? डिकोडिंग, और मैंने जो लिखा वो क्या है? एनकोडिंग। तो ये एनकोडिंग और डिकोडिंग भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जो संचारक होता है वो एनकोडिंग पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। जैसे मैं हिंदी लिख रहा हूँ तो मेरा हिंदी पर अधिकार होना चाहिए। अंग्रेजी में लिख रहा हूँ तो शुद्ध तरीके से मुझे अंग्रेजी लिखनी आनी चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई भी भाषा अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे वह भाषा आनी चाहिए। तो संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अर्थात सफल संचारक के लिए भाषा पर एनकोडिंग पूर्ण अधिकार होना चाहिए तथा अपने संदेश के अनुसार बोलना एवं पढ़ना भी आना चाहिए। जो बोला गया है वही आना चाहिए। अगर इसको अलग तरीके से पढ़ा जाए तो ये एनकोडिंग नहीं होगा। जैसे पढ़ा जाए इसको संचारक, तो बोला तो यही शब्द है लेकिन ये वो शब्द नहीं हुआ।
अगर प्रक्रिया शब्द को पढ़ना है, एनकोडिंग के रूप में पढ़ना है, तो इसको प्रक्रिया ही पढ़ना है। अगर इसको पढ़ा जाए प्रक्रिया, तो ये वो नहीं हुआ, माने वो अर्थ नहीं निकला इसमें। तो अर्थ भी वही निकलना चाहिए जो एनकोडिंग के तौर पर रखा गया है। डिकोडिंग करने वाला भी उसी अर्थ में उसको ग्रहण करे। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी डिकोडिंग करता है। ये बात मैंने अभी आपको बताई। प्राप्तकर्ता, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, शब्द लिखा हुआ प्राप्तकर्ता, आप भी यही पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डिकोडिंग। तो प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी डिकोडिंग करता है। ध्यान ये भी रखना है, रिसीवर किसको कहा जाता है? प्राप्तकर्ता को। आगे कहते हैं कि डिकोडिंग का अर्थ प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि डिकोडिंग क्या है? तो डिकोडिंग का अर्थ क्या है? प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना या समझने की कोशिश। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। तो जैसे किसी अध्यापक ने क्लास में बच्चों को कुछ पढ़ाया और उसके बाद में उसके बारे में अन्य आदमी पूछ रहे हैं, अन्य अध्यापक पूछ रहे हैं कि भाई अमुक अध्यापक ने कैसा पढ़ाया, और बच्चे उसके प्रतिरूप में बताते हैं कि भाई इन्होंने अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, समझ में नहीं आया। तो ये जो लिया गया उससे, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, वो क्या था? फीडबैक। आप किसी से बात करते हैं, बात करने के बाद आपके चले जाने के बाद कोई दूसरा आदमी आपके बारे में चर्चा करता है कि अमुक आदमी जो बात कर रहा था वो कैसा है, तो वो फीडबैक हुआ। वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, इसमें कई तरह की बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को शोर कहा जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि बाधाओं को क्या कहा जाता है? तो बाधाओं को शोर कहा जाता है। संचार प्रक्रिया में जो बाधाएं आती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो शोर के नाम से जाना जाता है। संचार प्रक्रिया में शोर बाधक कारक हैं, बाधा देने वाले हैं, परेशानी खड़ी करने वाले हैं, तो बाधा कारक है। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये शोर किस प्रकार का हो सकता है? मानसिक भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। आप अपने मित्रों को इशारे से जो बुलाते हैं, आप अपने मित्रों को जो इशारे से बुलाते हैं, ये भी अपने आप में एक संचार है। पर ये कौन सा संचार हुआ? सांकेतिक संचार। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां ही आप या महत्वपूर्ण तथ्य ही आप लोगों तक मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं, उसमें भी भौतिक संचार है। ये भी है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। भौतिक संचार या बड़ों को सम्मान से आप प्रणाम करते हैं, कौन से संचार में आएगा? तो ये आएगा भौतिक संचार में। हाथ जोड़ करके प्रणाम इशारे से करते हैं, यह मौखिक और अमौखिक दोनों ही। हाथ जोड़ करके अगर आप मुंह से बोलते हैं मौखिक हो गया, और केवल आप इशारा अकेला करते हैं तो ये अमौखिक कह दें या चुप वाला कह दें तो अमौखिक संचार माना जाता है। जनसंचार। आइए जनसंचार के बारे में चर्चा करते हैं कि जनसंचार क्या है। इसमें श्रोताओं और पाठकों और दर्शकों का दायरा होता है। जनसंचार में क्या होता है? श्रोता, पाठक और दर्शक, इनका एक निश्चित दायरा होता है। अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट को आप सब जानते हैं, हिंदी में अंतर्जाल के नाम से जाना जाता है। ये सब जनसंचार, इंटरनेट जनसंचार हैं। ये सारे जनसंचार, मतलब हम यूँ कह दें जनसंचार में अखबार का नाम लिया जाता है, रेडियो का, टीवी का, सिनेमा का, इंटरनेट का, सारे जनसंचार। इसका संगठन पंचमेला है, होता है। जनसंचार में संचारक एवं प्राप्तकर्ता में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे अखबार का आपसे कोई, अखबार लिखने वाले का आपसे कोई संबंध नहीं है, अखबार लिखने वाले का आपसे सीधा कोई संबंध नहीं है। रेडियो से समाचार जो देने वाला है, इससे आपका कोई सीधा संबंध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जनसंचार में संचारक का प्राप्तकर्ता से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल, गेटकीपर होते हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल माने गेटकीपर होते हैं। कोई समाचार प्रकाशित किया जाना है या नहीं, यह कार्य द्वारपाल ही तय करते हैं। ये सारा काम द्वारपाल ही तय करते हैं। जनसंचार में द्वारपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो न्यूज़ हम बना के देते हैं वो न्यूज़ रुकती है, उसको देखा जाता है किस जगह पे लगाना है, तो ये कई पार्टों में जा कर के और संपादक तक पहुंचती है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार जनसंचार मास कम्युनिकेशन होता है।
जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं। ये अति महत्वपूर्ण तथ्य, एक बार इसको फिर से देखेंगे। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी, रेडियो, टेलीविज़न या अन्य किसी के माध्यम से, यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशेष या एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, इसे जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे। तो वो रहेंगी, जनसंचार में तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अखबार आ जाए तो कल तक हम तक पहुंचेगा, तो इसकी तुरंत फीडबैक हमें प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद में दूसरी विशेषता देखेंगे, जनसंचार में श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। आप ये जानते हैं टीवी के श्रोता कितने हैं, पाठक कितने होंगे, किसी अखबार के दर्शक कितने होंगे, इनका दायरा बहुत बड़ा और व्यापक होता है। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रवृत्ति सार्वजनिक होती है। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित और प्रसारित जो संदेश होते हैं उनकी प्रकृति है वो सार्वजनिक होती है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद में हम बात करेंगे अंतिम जो महत्वपूर्ण विशेषता है उस पर, तो वो है अंतर व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सब के लिए होते हैं। माने जनसंचार के जो संदेश होते हैं वो एक के लिए नहीं होते हैं, दो के लिए नहीं होते हैं, व्यक्ति के नहीं होते, ये सभी के लिए होते हैं, समूह के लिए होते हैं, सब के लिए होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, अखबार है, ये सब के लिए है। और अगर टेलीविज़न है तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए न होकर के सब के लिए। अतः जनसंचार में हम कहें कि अंतर व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में ये जनसंचार संदेश, इसमें जो प्रसारित संदेश हैं वो सब के लिए होते हैं। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई संबंध नहीं होता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र। जबकि संचार में संबंध हो सकता है, जबकि संचार जो होता है उसमें एक आदमी का दूसरे आदमी से सीधा संबंध हो सकता है, जनसंचार में ऐसा संभव शायद नहीं है। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल, गेटकीपर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये द्वारपाल और गेटकीपर कौन होते हैं? ये होते हैं संपादक, उपसंपादक, लेखक। जैसे कोई न्यूज़ लेखक है, ये अपनी न्यूज़ को लिखता है और आगे प्रेषित करता है उपसंपादक के पास। उपसंपादक उस न्यूज़ को देखता है, एडिटिंग वगैरह देखता है कि ये न्यूज़ कहाँ लगानी, उसके बाद में संपादक के पास वो उस न्यूज़ को भेजता है। तब जा कर के किसी एक अखबार में वो कौन सा पेज है उसमें स्थान पाता है, पहले, दूसरे, तीसरे पृष्ठ पर वो स्थान पाता है, ये निश्चित करता है। अतः द्वारपालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो जनसंचार के प्रमुख कार्य में सबसे पहली बात आती है सूचना देना, दूसरी बात शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, अगला एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच तैयार करना। ये जनसंचार के प्रमुख कार्यों में गिने जाते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं भारत में जनसंचार के माध्यमों का विकास कैसे हुआ। तो आधुनिक जनसंचार के प्रेरणा स्रोत पश्चिमी जनसंचार है, ये महत्वपूर्ण बात है। आधुनिक जनसंचार का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो पश्चिमी जनसंचार। देवऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, क्योंकि ये देवलोक से पृथ्वीलोक, मृत्युलोक कहते हैं जिसको, और स्वर्ग, नरक, जो ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं उन सब में विचरण करने वाले थे। एक जगह से दूसरी जगह समाचार देने वाले, एक जगह से दूसरी जगह के समाचार इधर उधर भेजने लेने देने वालों में नारद ऋषि का नाम लिया जाता है। तो भारत के पहले समाचार वाचक के रूप में हम कह दें नारद ऋषि को लिया जाता है। नारद जी धरती एवं देवलोक के संवाद सेतु के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण धार्मिक परिस्थिति के अनुरूप भी है कि नारद जी ही ऐसे हैं जो धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। ये ऋषि मुनियों के आश्रम में आते, इनकी बातें देवलोक तक ले जा करके पहुंचाते। देवलोक की कोई भी बात होती पृथ्वी पर तपस्या करने वाले ऋषियों तक ये बात पहुंचाते थे। इसके बाद में जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप हमारे यहाँ हैं वे निश्चित ही हमें अंग्रेजी में मिलते हैं। आगे देखते हैं
समाचार पत्र। तो समाचार पत्र के बारे में जब चर्चा करें तो जब जनसंचार की महत्वपूर्ण कड़ी पत्र पत्रिकाएं एवं प्रिंट मीडिया को माना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। जनसंचार की महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी मानी जाती है? पत्र पत्रिकाएं, जिनको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। दुनिया में अखबारी पत्रिकाओं को अस्तित्व में आए लगभग 400 साल हो गए। भारत में इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हिक्की, भारत में इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की के बंगाल गजट, ये न्यूज़पेपर का नाम है, बंगाल गजट साप्ताहिक पत्र हुआ था जो कलकत्ता से निकलता था। इससे प्रिंट मीडिया की हमारे यहाँ शुरुआत होती है। जितने भी प्रश्न हैं ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इनको जरूर वो दोहरान के रूप में पढ़ते जाएं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं समकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी को माना जाता है। समकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण पत्रकार महात्मा गांधी को माना जाता है। आज़ादी के बाद अगर प्रमुख पत्रकारों की बात करते हैं तो अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह, ये महत्वपूर्ण पत्रकारों की श्रेणी में माने जाते हैं। अब बात ये आती है कि पत्रकार की 4 बैसाखियाँ कौन सी हैं? ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन कौन सी होती हैं पत्रकार की प्रमुख बैसाखियाँ, कितनी मानी जाती हैं? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है 4 मानी जाती हैं। सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। कोई भी न्यूज़ जो दी जाती है उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें संतुलन होना चाहिए और वह न्यूज़ निष्पक्ष होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी हम न्यूज़ देंगे वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि कौन, कब, कहाँ, क्या, किस प्रकार से घटित है। अखबार की आवाज़ किसको माना जाता है? ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे सामने। अखबार की आवाज़ संपादकीय जो लिखा जाता है उसको माना जाता है।